तो स्टार्ट करते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट टाइप है क्वेश्चन का। अगर 5 से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं तो इस कैटेगरी का एक क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको बहुत ध्यान समझो। इसका मतलब क्या है पहले तो एक टर्म होता है दैट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। लिखो जरा, प्लस एग्जॉस्टिव केसेस। नॉर्मली अगर 5 से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं तो एक इस टॉपिक पे क्वेश्चन बन जाता है। बहुत ध्यान समझना है इस बात को। कोई एग्जांपल बताओ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का एग्जांपल है कॉइन टॉस करा, हेड आएगा या टेल आएगा। एक बार टॉस करा, समझना बात को ध्यान से, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। बोलो भाई, दोनों चीजें एक साथ तो नहीं आ सकती। क्या इस बात पे एग्री हो? हेड आना एंड टेल आना इज द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। क्या इस बात पे एग्री हो सारे लोग? हेड आना या टेल आना आर द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। हेड आएगा तो टेल नहीं आएगा, टेल आएगा तो हेड नहीं आएगा। ओके, एंड देन एक डाई थ्रो करा तो या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा। ऑल दीज 6 केसेस, 6 इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। 1 आ गया तो 2 नहीं आएगा, 2 आ गया तो 3 नहीं आएगा, एंड सो ऑन। ऐसा ही कोई और एग्जांपल बताओ जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो। सिंपल एग्जांपल बताओ। लाइक तुम लोग सारे लोग कंपटीशन में अपेयर हो रहे हो तो एडमिशन टाइम एक ही कॉलेज तो जाओगे, क्यों भाई? क्या इस बात पे एग्री हो ना? और कोई एग्जांपल जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो? बहुत सारे हो सकते हैं। लाइक घर से अगर कोचिंग आ रहे हो तो बाय बस आओगे, बाय ट्रेन आओगे, बाय मेट्रो आओगे, बाय एट द सेम टाइम एक ही चीज से तो आओगे। तो आई थिंक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव समझ में आ गया। एग्जॉस्टिव केसेस मतलब सिंपल लैंग्वेज में समझो, एग्जॉस्टिव केसेस मतलब सैंपल स्पेस। एग्जॉस्टिव केसेस मतलब सैंपल स्पेस। एक कॉइन टॉस करा, एग्जॉस्टिव केसेस बताओ, हेड टेल आना। एक डाई थ्रो करा, 1 2 3 4 5 6 आना। क्या ये एग्जॉस्टिव केसेस हैं? इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। एग्जॉस्टिव केसेस मतलब उसके अलावा और कोई आउटकम नहीं हो सकता, दैट इज एग्जॉस्टिव केसेस। अब इसकी मैथमेटिक्स समझो। क्या तुम लोगों को पता है कॉइन टॉस कर रहे हैं तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, एंड व्हाट अबाउट टेल आना? सोचो, अच्छे से इन्वॉल्व होके सोचो, सिर्फ निपटाओ नहीं उस चीज को। तो ये बताओ हेड आना और टेल आने की प्रोबेबिलिटी का सम क्या आ रहा है? तो पहले केस में कॉइन का केस था जहां पे हेड आना प्लस टेल आना ये इक्वली लाइकली भी है। इक्वली लाइकली मतलब दोनों की प्रोबेबिलिटी अगर सेम आ रही है तो ये दो इक्वली लाइकली इवेंट्स हो गए। क्या इनका सम 1 आएगा? ये बताओ अगर एक डाइस थ्रो कर रहे हो तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी, 2 आने की प्रोबेबिलिटी, 3 आने की प्रोबेबिलिटी, 4 आना, 5 आना एंड 6 आना, 1/6। ओके, तो डाइस वाले केस में देखा हमने P1 प्लस P2 प्लस P3 बाई द वे इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं। कोई जरूरी नहीं कि इक्वली लाइकली ही हो। जैसे कि तुम कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो तो तुम्हारा सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा। क्यों भाई? दोनों ही चीजें होंगी, या तो सिलेक्शन होगा या फिर सिलेक्शन नहीं होगा। कोई जरूरी नहीं कि वो इक्वली लाइकली हो। 50-50% कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है 20% ना हो, 80% हो जाए, या कुछ लोगों का उल्टा भी हो सकता है। तो क्या इन सारी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 आ रहा है? 1/6 1/6 1/6 को 6 बार ऐड करो, क्या आएगा? 1। तो इसी को जनरलाइज कर लेते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। अगर कुछ इवेंट्स हैं A1 A2 A3 AN which are
म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तब होंगे जब इनका इंटरसेक्शन कुछ भी कॉमन ना हो, और एग्जॉस्टिव तब होंगे जब इन सब का यूनियन सैंपल स्पेस के बराबर हो। क्या इस बात पे एग्री हो? और साथ में अगर उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, लिखते चलो साथ में, तो इन सब के यूनियन के फॉर्मूले में सिंपली तुम सारे की प्रोबेबिलिटीज ऐड कर दोगे। एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये इसका की पॉइंट है इस क्वेश्चन का, कि इन सारी प्रोबेबिलिटीज का सम क्या आ जाता है? 1 आ जाता है। इन सारी प्रोबेबिलिटीज का सम इज इक्वल टू 1। नोट करो इतना। तो यहां पे हमने देखा, अगर हमने ऑब्जर्व कर लिया कि कुछ इवेंट्स हैं जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव है, तो क्वेश्चन यहां से सॉल्व होता है। सबकी प्रोबेबिलिटीज का सम क्या कर देना? 1 कर देना, पहली बात। दूसरी बात, अभी तक जितने क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व करे वहां प्रोबेबिलिटी निकालनी थी। कई सारे क्वेश्चन ऐसे आने वाले हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जहां पे प्रोबेबिलिटी दे रखी होगी किसी अननोन के टर्म में। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ कुछ इवेंट्स होंगी, 4-5 इवेंट हैं, 10 इवेंट हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी किसी अननोन के टर्म में दे रखी है। अननोन, अननोन समझ रहे हो कि इसकी प्रोबेबिलिटी इसके प्रोपोर्शनल है। तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए, यार मतलब सपोज कर लो कोई नंबर है जो आई के प्रोपोर्शनल है, तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाते हो, तो के क्या आ जाएगा? एक अननोन आ जाएगा। तो ये सेंटेंस याद रखना, जब भी किसी क्वेश्चन में कुछ प्रोबेबिलिटी दे रखी है, हर एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी दे रखी है किसी अननोन के टर्म में, तो मेरे दिमाग में एक ही थॉट आता है कि सबसे पहले चेक कर लो यार, कहीं ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव तो नहीं है, जिससे सबकी प्रोबेबिलिटीज को सम करके 1 कर देंगे और उस के की वैल्यू आ जाएगी। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? हाँ भाई, एग्री हो सब लोग? एवरीवन? अच्छा सॉरी, दैट इज 1, नॉट हाफ, दिस इज 1। ठीक है, वो इंडिविजुअल वैल्यू हाफ प्लस हाफ। अब आओ इस क्वेश्चन पे, ध्यान से पढ़ो। ए डाई इज लोडेड, लोडेड मतलब बायस्ड डाइस है। अगर अनबायस्ड होता तो हर एक फेस के आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 होती है, मतलब ये बायस्ड डाइस है, सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस आई आएगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी प्रोपोर्शनल है आई के, मतलब फेस आई आएगा इज इक्वल टू के आई। आई क्या है? 1 2 3 4 5 6। P1 के आ गया, P2 2K आ गया, P3 क्या क्वेश्चन को पहचान पा रहे हो? 3K आ गया। हाँ भाई, आइडेंटिफाई करा क्वेश्चन को सबने। P5 5K हो जाएगा, I इज द फेस। P6 6K हो जाएगा। ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इवन नंबर अकरिंग व्हेन द डाई इज रोल्ड? तो बहुत ध्यान समझो, सारी बातें मेल खा रही है ना। प्रोबेबिलिटी दे रखी है, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए कांस्टेंट आया, उसकी वैल्यू हमें नहीं पता है, तो ऐसे केस में मेरे दिमाग में तुरंत आता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्लस एग्जॉस्टिव। तुरंत चेक करो, क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव है? एक डाई को थ्रो करा, 1 आना, 2 आना, 3 आना, 4 आना, 5 आना, 6 आना, क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव होगा? बोलो भाई, है ना? अगर है तो सबकी प्रोबेबिलिटीज का सम क्या आ जाएगा? 1। करते चलो साथ में।
1 से लेके 6 तक का सम nn प्लस 1 डिवाइड बाई 2 21। तो क्या k की वैल्यू आ गई 1/21। ओके, और अब हमें किस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि इवन नंबर आए, इवन नंबर मतलब 2 आए, 4 आए, 6 आए। क्या इस बात पे एग्री हो? और इवन नंबर आना भी तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो सिंपली इनकी प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर दो। आई थिंक ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 4/7। तो मेन चीज है आइडेंटिफिकेशन। क्या आप आगे से क्वेश्चन आइडेंटिफाई कर पाओगे? नेक्स्ट ये क्वेश्चन, ये भी एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, अक्सर बनता है, ये एक इनफाइनाइट सीरीज वाले क्वेश्चन है। इसको करने से पहले एक छोटा सा आर्टिकल है, वो ये है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का उल्टा होता है इंडिपेंडेंट इवेंट। हेडिंग डालो। इंडिपेंडेंट इवेंट, इंडिपेंडेंट समझ रहे हो यार? इस क्लास में कई सारे बच्चे हैं और सब निमसेट, सीयूईटी, एमएससीटी की तैयारी कर रहे हैं। किसी का सिलेक्शन होना दूसरे के होने या ना होने पे डिपेंडेंट नहीं है। जो तुम्हारे बगल में बैठा है उसका सिलेक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तुम्हारा भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्या ये चीज बगल वाले पे डिपेंडेंट है या क्लास में बैठे किसी और के ऊपर डिपेंडेंट है? नहीं, वो सिर्फ किस पे डिपेंडेंट है? तुम्हारी प्रिपरेशन पे। तुम कैसी प्रिपरेशन कर रहे हो? तो सपोज अगर 3 इवेंट्स हैं जो कि इंडिपेंडेंट है, जो कि किसी इवेंट के अकर करने पे अकर कर भी सकती हैं, नहीं भी कर सकती हैं, वो ओवरलैपिंग हो सकती है ना यार। जैसे तुम और तुम्हारा जानने वाला या दोस्त, तुम दोनों साथ में सेलेक्ट हो भी सकते हो, नहीं भी हो सकते हो। क्यों भाई? क्लियर है? या तुम सेलेक्ट हो गए, वो नहीं सेलेक्ट हुआ, वो सेलेक्ट हो गया, तुम नहीं सेलेक्ट हुए, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी इवेंट्स को हम क्या बोलेंगे? इंडिपेंडेंट इवेंट्स। और इंडिपेंडेंट इवेंट्स अगर हैं तो ऐसे केस में उनकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस बारे में हमें सोचना पड़ेगा, जो क्वेश्चन में इवेंट्स दे रखी हैं इंडिविजुअल, क्या वो इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, या मान लो और भी बहुत सारी इवेंट्स होती है तो सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं इंटरसेक्शन में। क्लियर है? तो इंडिपेंडेंट इवेंट होती क्या है, सब कुछ थ्योरी वाली बुकलेट में तुम्हारे पास लिखा हुआ है। इंडिपेंडेंट इवेंट वो होती हैं जो किसी दूसरे इवेंट के अकर करने पे या ना अकर करने पे अकर कर सकती हैं। मतलब दूसरे इवेंट का अकरेंस या नॉन अकरेंस उसके अकरेंस या नॉन अकरेंस को इफेक्ट नहीं करता है। क्या एग्री हो? सिंपल सी बात है। अच्छा, अब एक कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। प्रोबेबिलिटी में स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि सिर्फ 2 ही टाइप की इवेंट्स हैं, एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जो कि डिपेंड करती हैं। क्यों भाई? जैसे 1 आया तो 2 नहीं आ सकता, और दूसरी होती है इंडिपेंडेंट। ऐसा नहीं है, एक तीसरी टाइप की भी इवेंट होती है जिसका कोई नाम नहीं। समझना इस बात को, एक तीसरी टाइप की भी इवेंट है जिसका कोई नाम नहीं है। कई बार ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि चेक करो ये इवेंट्स इंडिपेंडेंट है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई इवेंट ऐसी हो सकती है जो कि ना तो इंडिपेंडेंट हो ना ही म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, एक तीसरी कैटेगरी की इवेंट्स। ये पॉइंट दिमाग में रखना, बस रहेगा दिमाग में पॉइंट। ठीक है, अब इस एक्सपेरिमेंट को ध्यान से पढ़ना। हाँ भाई, इस एक्सपेरिमेंट को ध्यान से पढ़ो, क्या लिखा हुआ है। तुम्हें आंसर नहीं लाना है, तुम्हें सिर्फ एक्सपेरिमेंट समझना है, एबीसी। तुम्हारा एक फ्रेंड, तुम्हारे 2 और फ्रेंड ले लो, इमेजिन करा 3 लोग बैठे हुए हैं, पैक ऑफ कार्ड, कार्ड का एक गेम खेल रहे हैं। इमेजिन करो, इस एक्सपेरिमेंट को सोचो। 3 लोग इमेजिन कर लिए तुमने। पैक ऑफ कार्ड, कितने कार्ड होते हैं? 52 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं? रिप्लेसिंग देम एबीसी इन ऑर्डर। ऑर्डर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं। ऑर्डर का मतलब ये हुआ ए बी सी। तुम और तुम्हारे 2 दोस्त, तुम ए हो, बाकी बी और सी है। तो पहले ए कट करेगा, ए ने कट करा, एक कार्ड निकाला, देखा और रिप्लेस कर दिया।
फिर ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, फिर बी ने कट करा, उसने एक कार्ड निकाला, देखा और फिर से रिप्लेस कर दिया, फिर शफलिंग हो गई, फिर सी ने कट करा और यही ऑर्डर चलता जा रहा है, एबीसी एबीसी एबीसी। समझ रहे हो, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यही सब बेस है। कट ऑन कंडीशन दैट फर्स्ट हु कट अ स्पेड, स्पेड मतलब हुक्म, क्यों भाई 13 कार्ड्स होते हैं स्पेड के, जिसका एक स्पेड आ गया, इमेजिन करो, तुम प्रोबेबिलिटी मत सोचो, तुम मैथ्स बिल्कुल मत सोचो, तुम्हारा क्या आ सकता है, तुम्हारा हार्ट आ सकता है, और क्या क्लब आ सकता है, डायमंड आ सकता है, स्पेड आ सकता है, इक्वली लाइकली है, कुछ भी आ सकता है यार, 52 पत्तों में से कुछ भी निकालो। स्पेड के कितने कार्ड होते हैं, 13। टोटल कितने कार्ड हैं, क्लब, क्लब मतलब चिड़ी के कितने कार्ड हैं, 13। डायमंड, और गौर से देखो, ये एक कार्ड तुम निकाल रहे हो, अभी क्वेश्चन पे नहीं जा रहे, हार्ट, पान, हार्ट आना, क्लब आना, डायमंड आना, स्पेड आना आर इक्वली लाइकली इवेंट, क्योंकि सबकी प्रोबेबिलिटी सेम है, 1/4 आ रहा है, क्यों भाई, एवरीथिंग इज 1/4। और क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, एक कार्ड तुमने निकाला है तो हार्ट का आएगा, स्पेड का आएगा, क्लब का आएगा, डायमंड का आएगा, बोलो भाई। और क्या ये एग्जॉस्टिव है, इवेंट्स को पहचानो, इक्वली लाइकली, ईएल मतलब इक्वली लाइकली, एमई मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ईएक्स मतलब एग्जॉस्टिव। क्या ये इवेंट्स पहचान पा रहे हो, ये इक्वली लाइकली क्यों है, क्योंकि सबकी प्रोबेबिलिटी सेम आ रही है, 1/4। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्यों है, सोचा यार तुम एक कार्ड निकालो, इनमें से एक ही तो आएगा, अगर एक कार्ड निकाल रहे हो, क्यों भाई, और कुछ आ नहीं सकता, अगर हार्ट आ गया तो बाकी 3 नहीं आएंगे। और एग्जॉस्टिव क्यों है, क्योंकि कुछ तो आएगा ना, कुछ तो आएगा, स्पेड आएगा, क्लब आएगा, हार्ट आएगा, डायमंड आएगा, दैट्स इट। इतनी बात समझ में आ गई हमें, जिसका स्पेड आ जाएगा वो मैच जीत जाएगा, मतलब मैच खत्म यार, यही तो होता है। इमेजिन करो, प्रोबेबिलिटी हटा दो यार, कोई एक मैच तब तक चलता है ना जब तक कोई जीत ना जाए, अगर कोई जीत गया तो मैच खत्म, फिर एक दूसरा मैच स्टार्ट होगा, यही तो होगा यार, बचपन से खेलते आ रहे हो, यही होता है। बस यही कि उस बारे में तुमने सोचा नहीं कभी, किसी ने तुमसे पूछा नहीं उस बारे में, ठीक है भाई। फाइंड देयर रिस्पेक्टिव चांसेस, मतलब ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी, बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी और सी के जीतने की प्रोबेबिलिटी। और देखो जरा, सोचना आराम से, बहुत आराम से करेंगे क्वेश्चन, इन्वॉल्व होके। सपोज कर लो ए हम है, बी ए है और सी ए है, हमने कट करा, बताओ मेरा क्या आया, कार्ड निकाला, बताओ क्या आया, कुछ भी आ सकता है। मान लो मेरा आ गया हार्ट, आ गया पान, आ गया, तो क्या होगा, फिर फर्दर पास करेंगे इनको। इन्होंने कट करा, क्या आया इनका, डायमंड आ गया, मैच चलता रहेगा ना। इन्होंने कट करा, इनका आ गया क्या होता है, क्लब आ गया, कुछ भी आ गया, वॉटेवर, तो ये मैच चलता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, क्यों भाई, जब तक फाइनली किसी का स्पेड ना आ जाए। या क्या हो सकता है, हमसे स्टार्ट हुआ मैच, हमने कट करा और मेरा स्पेड आ गया, खत्म मैच, मैच ओवर। क्या ये बात समझ में आ रही है, ठीक है ना, सोच रहे हो इस बारे में। पहले हमें प्रैक्टिकली इवेंट एक्सपेरिमेंट के बारे में सोचना होगा, मैथमेटिक्स लगाना उसका सिर्फ 10-5% है, जबकि हम 10-5% के बारे में सोचते हैं तो फिर क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो सकता। तो सबसे पहले हम निकालने वाले हैं ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी, सुनना अच्छे से। ए ने ओपन करा गेम और ए का स्पेड आ गया, खत्म मैच, दैट्स इट। बोलो, पहली बार में ए का स्पेड आ गया, ए को ही जिताना है। अब क्या हो सकता है, ए ने ओपन करा मैच, ए का स्पेड नहीं आया, अच्छा मेरा स्पेड नहीं आया तो इनका इन्होंने कट करा, बताओ स्पेड आएगा कि नहीं आएगा, कुछ भी हो सकता है ना, इंडिपेंडेंट है। सी ने कट करा, बताओ स्पेड आएगा कि नहीं आएगा, कुछ भी हो सकता है, इंडिपेंडेंट है। क्या किसी का भी स्पेड आना, या इसको ऐसे हम बोल दें यार, 3 लोगों का रिजल्ट देखा जा रहा है, तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो यार इनका हो सकता है ना, इनका हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, इंडिपेंडेंट है। ए का स्पेड आना, बी का स्पेड आना, सी का स्पेड आना, क्या इंडिपेंडेंट है। बेसिक समस्या यही कि हम स्टूडेंट ये सोचते ही नहीं,
उनको बस आंसर चाहिए, सोल्यूशन चाहिए। क्या सोच रहे हो इस बारे में? ए का स्पेड आए, बी का स्पेड आए या ना आए, ये सब इंडिपेंडेंट होगा। हमें ए को ही जिताना है। बी का भी स्पेड नहीं आया, सी का भी नहीं आया, अब ए का आ गया, बोलो भाई चलेगा? ए को ही तो जिताना है। या फिर क्या होगा? ए का स्पेड नहीं आया, बी का स्पेड नहीं आया, सी का नहीं आया, ए का नहीं आया, बी का नहीं आया, सी का नहीं आया, अब ए का आ गया। और ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है, इनफाइनाइट सीरीज चलेगी। बताओ भाई, क्या एग्री हो? स्पेड आने की प्रोबेबिलिटी है 1/4, तो बताओ जरा स्पेड ना आने की प्रोबेबिलिटी 1 - 1/4। इन्वॉल्व हो रहे हो कि नहीं, सोच रहे हो? इक्वली लाइकली तो स्पेड नहीं आएगा, तो क्लब आ सकता है, हार्ट आ सकता है, डायमंड आ सकता है, तीन ही ऑप्शन तो हैं, 3/4। तो बताओ जरा ए का स्पेड आ जाए 1/4, और क्या ये सारी इवेंट अगर ए बी सी इंडिपेंडेंट है तो ए बार बी बार सी बार ए बी सी सब आपस में इंडिपेंडेंट होंगी। मेरा और तुम्हारा सिलेक्शन अगर इंडिपेंडेंट है तो नहीं होना भी तो इंडिपेंडेंट है। तो बताओ जरा पी ए बार, पी ए का स्पेड नहीं आया 3/4, बी का स्पेड नहीं आया, सी का स्पेड नहीं आया, क्या इसका क्यूब कर दें? 3/4 3/4 3/4 1/4, जवाब दो। अब यहां 3/4 कितने बार आ रहा है? 6 बार। क्या 3/4 6 बार आ रहा है? बोलो। ठीक है। और इनफाइनाइट जीबी का सम होता है फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। फर्स्ट टर्म जरा बताओ उसका क्या आ रहा है? कॉमन रेशियो कितना है? क्या ये पॉइंट याद रहेगा सबको? देखो, हाँ भाई क्लियर है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, देख लो क्या आ रहा है। अब हमें बी को जिताना है। अब दिमाग चल रहा है, मैथमेटिक्स में नहीं। बी को जिताना है तो ए हार जाए, बी ने कट करा और बी का स्पेड आ जाए, बोलो भाई चलेगा ये? फिर ए हार जाए, बी हार जाए, सी हार जाए, ए हार जाए और बी ने कट करा स्पेड आ जाए, फिर ए हार जाए, बी हार जाए, सी हार जाए, फिर ए हार जाए। नहीं यहां तक तो चली गया है ना। फिर बी हार जाए, फिर सी हार जाए, फिर ए हार जाए, फिर बी जीत जाए, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक बी नहीं जीतता है। तो बताओ जरा, ए के हारने की प्रोबेबिलिटी 3/4, बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/4। 1 2 3 4, 3/4 की पावर 4, 1/4, 1 2 3 4 5 6 7। फर्स्ट टर्म ये है 1 माइनस कॉमन डिफरेंस 3/4 का क्यूब। ये बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी है, और आई थिंक अब पिक्चर बन रहा होगा ना दिमाग में, सी को कैसे जिताना है हमें। क्यों भाई? सी को कैसे जिताएं? ए हार जाए, बी हार जाए, एन सी जीत जाए, या फिर ए हार जाए, बी हार जाए, सी हार जाए, ए हार जाए, बी हार जाए, सी जीत जाए। बहुत आगे तक लिखने की जरूरत नहीं है, सेम टाइप का पैटर्न तीनों में आएगा। ए भी हारे, बी भी हारे 3/4 का स्क्वायर, और सी जीते 1/4।
1 2 3 4 5, 3/4 की पावर 5 और C जीते 1/4 एंड सो ऑन। बताओ जरा इसका फर्स्ट टर्म क्या है? 3/4 का स्क्वायर इंटू 1/4 अपॉन 1 माइनस 3/4 का क्यूब। क्लियर है? और एक बार प्रैक्टिकली तुम लोग चेक करना। अच्छा, मैथमेटिक्स कभी गलत नहीं हो सकती। इन तीनों को ऐड करने पे 1 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? सोच समझ के जवाब देना। इन तीनों को ऐड करके 1 आ रहा है, आएगा, करके देख लेना मैथमेटिकली। इसका मतलब यार हमेशा वही चीज नहीं होती कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव। तीन इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज को सम करके 1 आ रहा है, इट मींस वो सर्टेन है। इसका मतलब अगर ये गेम चलता ही रहे चलता ही रहे चलता ही रहे तो ये बात इंपॉसिबल है कि कोई भी ना जीते। ये बात मैथमेटिकली प्रूव हो रही। मतलब ये गेम चलने दो, साल 2 साल 3 साल, हो सकता है यार पहले ही गेम में कोई जीत जाए। मतलब ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि ये गेम चलता रहे कि कोई भी ना जीते। ये चीज मैथमेटिकली प्रूव हो रही है। यहां से PA प्लस PB प्लस PC इज इक्वल टू 1 का मतलब ये हुआ कि अगर ये चलता ही रहेगा तो कोई ना कोई तो जीतेगा। क्लियर है बात? हाँ भाई, तो क्या ये टाइप आएगा तो अब हम हैंडल कर पाएंगे? अब ये भी एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, अक्सर ये आ भी चुका है तुम लोगों के एग्जाम में। आउट ऑफ 2n+1 टिकट्स कंसेक्यूटिवली नंबर्ड। ठीक है, प्रैक्टिकल वे में हम n इमेजिन थोड़ा कम कर पाते हैं, बिकॉज n से कुछ इमेजिन नहीं कर सकते। मान लो n है 5, n क्या है 5, तो कितनी टिकट हो गई? 11 टिकट हो गई। इमेजिन करो 1 2 3 4 टिकट रखी है, 1 2 3 4 से लेके 11 तक टिकट तुम्हारे सामने रखी है। इमेजिन कर रहे हो 1 2 3 4 से लेके 10 11 तक इमेजिन किया सबने। यार अगर ऐसे इमेजिन करोगे तो भूलोगे नहीं फिर ये एग्जाम पे। डायरेक्ट इसकी मैथमेटिक्स हम बता देंगे हफ्ते भर बाद, फिर ये क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग से बाहर हो चुका होगा। इमेजिन करा 1 2 3 4 5 से लेके 11 तक की टिकट तुम्हारे सामने रखी। क्या करा तुमने? 3 टिकट उठाई और उनमें जो नंबर लिखा है वो AP में हो। इमेजिन करो, तुम खुद करो, हम जो बता रहे हो नहीं। कोई 3 टिकट उठा लो जो AP में हो। 1 2 3 उठा लो। क्या 1 2 3 AP में है? 1 3 5 उठा लो। उठाया? क्या वो AP में है? 1 5 9 उठा लो। 4 4 का डिफरेंस आ रहा है, AP में है। और क्या हो सकता है? उठा सकते हो 2 6 8, 2 6 8 उठा लो। इमेजिन कर लिया एक्सपेरिमेंट, सॉरी 2 6 10, 2 6 10। ठीक है यार, इमेजिन करा, एक्सपेरिमेंट के बारे में सोचा, और यार बहुत सीरियसली लो। अगर ऐसे सोच रहे हो तो फिर याद रहेगा, वरना फिर 10 दिन बाद ये क्वेश्चन करोगे फिर गायब होगा सब कुछ। सोच लिया तो ये क्या, ये टास्क तुम कर पाओगे प्रैक्टिकली? मैथमेटिकली नहीं, आंसर नहीं चाहिए। हम कोई भी 3 टिकट उठा सकते हैं, अपने मन में चलाओ यार। ये नहीं कि जो एग्जाम्पल हमने बता दिया उसको मान लिया तुमने। तुम अपने हिसाब से अपने मन में एग्जाम्पल बना सकते हो, बना सकते हो यार। 3 5 7 3 7 10, 4 4 का 3 7 11। क्यों भाई? क्लियर है? सोच लिया ना सबने? सोच रहे हो तो याद रहेगा, नहीं सोच रहे हो तो श्योरली याद नहीं रहेगा। फिर से क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, फिर मुंह खोल के खड़े हो जाओगे यार ये क्या क्या करें इसमें। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि यार नंबर्स टिकट पे जो लिखा है वो AP में हो। तो हमने यार एक आसान एग्जाम्पल के थ्रू समझा। 11 टिकट है हमारे पास, अभी फिलहाल हम 11 टिकट की ही बात करेंगे। 11 टिकट है जिसपे क्या लिखा हुआ है 1 2 3 4 से लेके 11 तक। 3 टिकट उठा लो, 1 2 3 2 3 4। अब देखो उसको कैसे कैटेगराइज कर रहे हैं। हम कैटेगराइज कर रहे हैं, 3 टिकट है, कॉमन डिफरेंस 1 वाली सीरीज बना ले। जब कॉमन डिफरेंस 1 है, जरा देखो 11 टिकट है, तुम लोग बताओगे, हमें नहीं पता है। कॉमन डिफरेंस 1 वाली सीरीज जरा बनाओ। 1 2 3 11 तक है, तो मेरे ख्याल से 9 10 11। बोलो क्या एग्री हो? ये कितने ब्रैकेट्स हैं?
9, सबका फर्स्ट टर्म देखो 1 2 3, तो 9 टिकट आ सकती है कॉमन डिफरेंस 1 वाली। आराम से कर रहे हैं, कोई लोड मत लो आंसर का। अब जरा बताओ दो का कॉमन डिफरेंस 1 3 5 2 4 6, 3 5 7 4 6 8, क्यों 5 7 9, एक ऑड वाला पूरा कॉम्बिनेशन आ रहा है, एक इवन वाला पूरा आ रहा है। 6 8 10 7 9 11, मेरे ख्याल से यही चलेगा, क्योंकि 8 10 12 तो नहीं है ना। जरा देख के बताओ कितनी टिकट्स आई टोटल। वन 4, 3 ऐड करो 7, 2 3 ऐड करो 3 ऐड करो, ठीक है भाई। फिर 4 7, 3 ऐड कर रहे हैं, 4 7 10, अच्छा 3, हाँ 5 8 ऐड करो, 8 में 3 ऐड करो 11, 7 10 13 तो हो नहीं सकता। बताओ भाई, लास्ट केस आएगा, सोचना यार तुमको है, बताओ क्या। 369 भी आ सकता है ना सर 369 भूल गए। 6 भूल गए, 3 6 9। और कोई आ सकता है? कितने कितने ब्रैकेट हैं ये? 5। इस क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे, लेकिन बस ये है कि इस तरह से बताने से तुम्हें याद रहेगा। 4 का डिफरेंस 1 5 9, 2 4 का डिफरेंस 6 10, 3 से करो 3 7, 4 ऐड करो 11। अब देखो 5 9, 9 में 4 ऐड करोगे बढ़ जाएगा आगे, क्यों भाई। 2 6, यहां भी नहीं कर सकते, क्या इतने ही होंगे? चेक करो और बताओ, क्या 4 के कॉमन डिफरेंस में 3 कॉम्बिनेशन आएंगे? ऑब्वियसली कम ही होता जाएगा। बोलो, सोच लिया ना? सोच रहे हो? जो सोचेगा वही याद रख पाएगा। 5, बताओ 1 6 11, 2 2 7 12, नहीं। तो मैक्सिमम कॉमन डिफरेंस 5 का आ रहा है, एग्री हो? आइडिया समझ में आ गया? एक्सपेरिमेंट के बारे में हमने अच्छे से सोच लिया है, लेकिन ये क्वेश्चन यार करना इस तरह से ऑब्जेक्टिव तरीका नहीं है इसका। ऑब्जेक्टिव तरीका क्या है? तुम्हारे पास 1 से लेके अब आई थिंक ये क्वेश्चन और एक्सपेरिमेंट अच्छे से क्लियर हो गया। 2n+1 टिकट्स है तुम्हारे पास, सोचना अच्छे से। अगर तुम्हारे पास 11 टिकट है, सोचो, सोच के जवाब देना। 11 टिकट है तो कितनी इवन है, कितनी ऑड है? 11 टिकट है, 5 इवन है 6 ऑड है, काउंट कर लो चाहो तो फिंगर में। 5 इवन 6 ऑड, अच्छा 2n तक होती तो आधी इवन आधी ऑड। सोच रहे हो यार? अगर सोचोगे तो रिवाइज नहीं करना पड़ता है, फिर याद रहता है। 2n तक अगर टिकट होती तो आधी इवन आधी ऑड, n इवन n ऑड, लेकिन एक टिकट कौन सी बड़ी? ऑड वाली। तो इसका मतलब n+1 टिकट ऑड है और n टिकट कैसी है? इवन है। क्या इस पॉइंट पे एग्री हो सारे लोग? सोचा, सोचोगे तो याद रहेगा एग्जाम तक, नहीं सोचोगे तो फिर भूल जाओ, फिर रिवाइज ही करते रहना, समय बर्बाद करते रहना। और अल्टीमेटली समय तुम्हारा है, वो किस तरह से तुम्हें बर्बाद करना है या यूटिलाइज करना है वो तुम्हें डिसाइड करना है। तो बेटर ये है कि अभी सोच लो। फाइनल है बात।
सुनना, हमें कितना क्या करना है, 3 टिकट निकालनी है और वो किस में हो, एपी में हो। मान लो 3 टिकट हमने एबीसी निकाली और ये एपी में, ऑब्वियसली ये नेचुरल नंबर है। ये कैसा है, नेचुरल नंबर, क्योंकि टिकट पे नंबर क्या लिखा है, 1 2 3 4, नेचुरल नंबर ही तो लिखा है। तो बताओ जरा 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी आएगा। अगर b नेचुरल नंबर है तो ये इवन होगा, या ऐसे बोल दो b इज इक्वल टू ए प्लस सी बाई 2। अगर ये इवन है तो ये भी इवन होगा। बताओ, अगर इस यार 3 टिकट निकालनी है, एक ए, एक बी, एक सी, एक एक्सट्रीम वाली पहली वाली ए, लास्ट वाली सी, बीच वाली बी, जो कि एपी में कब होते हैं, जब 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी होता है। क्या एग्री हो सारे लोग, बोलो। 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, क्या ये बात सोच रहे हो कि सिर्फ लिख रहे हो? अगर एबीसी जो नंबर लिखा है टिकट्स पे वो नेचुरल नंबर ही लिखा है 1 2 3 4 5 6, तो इसका मतलब एबीसी नेचुरल नंबर है, तो 2b क्या इवन आएगा ना, किसी नेचुरल नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो इवन, मतलब a प्लस सी भी इवन आएगा। इसका मतलब ये हुआ, बड़ा सिंपल सा है, बड़ा अच्छा तरीका है। तुम ऐसा करो, सुनना बात को ध्यान से, हमने यहां से क्या कंक्लूड कर लिया कि a प्लस सी इवन होगा, मतलब जो एक्सट्रीम पहली और तीसरी टिकट निकालो उसका सम इवन है। पहली और तीसरी टिकट निकालो उसका सम क्या है, इवन। बताओ जरा, दो नंबर्स का सम इवन कब आता है, जब दोनों इवन हो या दोनों ऑड हो। दोनों इवन हो या दोनों, अगर सोच रहे हो तो याद रहेगा आखिरी समय तक, नहीं सोच रहे हो तो तुम्हारी मर्जी, ठीक है ना। तो इसका मतलब जो पहली और तीसरी टिकट निकाले, या तो दोनों इवन नंबर वाली निकाल लें या दोनों ऑड नंबर वाली निकाल लें। तुम लोग एग्जांपल बताओ, दोनों इवन वाली बताओ, कोई भी नंबर बता दो, दो इवन। 210, 210, क्यों भाई 210 यहां पे रख दो, तीसरी टिकट फिक्स्ड हो जाएगी। तीसरी टिकट तुम्हें 6 ही निकालनी पड़ेगी क्योंकि एपी बनाना है तुम्हें, बोलो भाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहली और तीसरी टिकट तुम निकाल लो, दोनों इवन या दोनों ऑड। तीसरी टिकट इस फॉर्मूले में वैल्यू रखना, जो आएगी वही जो नंबर आ रहा है उसको निकालने का तो एक तरीका ना। तो अब प्रोबेबिलिटी लिख लेते हैं, कितनी टिकट है, 2n प्लस 1, हर तरीके से टिकट निकाल ली, बोलो भाई। 2n प्लस 1 टिकट थी, ये सैंपल स्पेस हो गया 2n प्लस 1 C3। और ऐसे देखो कि यार ये क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में, करना है तुम्हें, दोनों टिकट इवन निकालनी है या फिर दोनों ऑड निकालनी है। टोटल कितनी इवन है कितनी ऑड है, या तो दो टिकट हम इवन वाली निकाल लें या दोनों टिकट ऑड वाली निकाल लें, या तो दोनों इवन वाली निकाल लें या दोनों ऑड वाली निकाल लें। दिस इज द आंसर, ये हमारा आंसर हो गया, n प्लस एन C2, n प्लस 1 C2। चेक करो और याद करो, ये आ भी चुका है, दोबारा भी आ सकता है तुम्हारे एग्जाम में। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन ये पढ़ो जरा ध्यान से और इमेजिन करना, 5 पर्सन एंटर्ड द लिफ्ट केबिन ऑन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ एन 8 फ्लोर हाउस। यहां पे एक थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है, वो आंसर बता देंगे तुम्हें। 8 फ्लोर हाउस में कई बार एग्जामिनर ग्राउंड फ्लोर को एक फ्लोर मान लेता है और 7 फ्लोर ऊपर है, लेकिन जेन्युइनली ये नहीं होता है। जेन्युइनली होता है ग्राउंड फ्लोर तो नेसेसरी है, उसके बाद कितने फ्लोर हैं वो काउंट करे जाते हैं। अगर तुमसे बोला जाए कि मान लो तुमसे बोला जाए कि यार तुम्हारा घर कितने फ्लोर का है, तो ग्राउंड फ्लोर तो नेसेसरी है ना, वो तो होगा ही होगा। एक फ्लोर तब बोलोगे तुम जब उसके ऊपर एक फ्लोर बनाओ, क्लियर है बात। लेकिन डिपेंड करेगा यार 7 फ्लोर मान के चल रहा है कि 8 फ्लोर मान के चल रहा है, वो तुम्हें ऑप्शन से वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। 8 फ्लोर की बिल्डिंग है, इमेजिन करा, हाँ भाई सबने सोचा 8 फ्लोर की बिल्डिंग, इमेजिन कर लो यार किसी घर गए हो, 8 फ्लोर की बिल्डिंग है, लिफ्ट में जा रहे हो, कितने लोग हैं तुम्हारे फैमिली में, या मान लो 5 लोग एक साथ लिफ्ट में गए, जानते नहीं किसी को तुम। सपोज दैट ईच ऑफ देम इंडिपेंडेंटली and with equal probability can leave the cabin at any of the floor beginning with the first। कहीं पे भी उतर सकते हो, इमेजिन करा एक्सपेरिमेंट। अगर एक्सपेरिमेंट इमेजिन कर रहे हो तो क्वेश्चन नहीं भूलोगे, फिर उतर सकते हैं ना यार कहीं पे भी, और ऑब्वियसली उतरते ही हम लोग, ठीक है। बिगिनिंग विद द फर्स्ट, फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी दैट ऑल ऑफ 5 पर्सन हैविंग लीव एट डिफरेंट फ्लोर। तो ठीक है, प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, सैंपल स्पेस
फेवरेबल केसेस। जरा सोचो कितने लोग हैं, जरा बताओ कितने लोग हैं, 5 लोग। कितने फ्लोर हैं, 8 फ्लोर। सैंपल स्पेस में कोई भी कहीं पे भी उतर सकता है। हमारा काम क्या है, लोगों को फ्लोर पे उतारना। तो पहले पर्सन के पास कितनी चॉइस है, 8। दूसरे के पास भी 8। यार सारे के सारे एक फ्लोर पे उतर सकते हैं। मान लो तुम्हारी पूरी फैमिली है 5 लोगों की, तो अलग अलग फ्लोर पे थोड़ी ना उतरेगी, क्यों भाई। तो पहले पर्सन के पास कितनी चॉइस है, 8। दूसरे के पास कितनी चॉइस है, 8। तीसरे के पास कितनी चॉइस है, 8। 8 की पावर 5। ओके, फिर NA फेवरेबल केस। फेवरेबल केस सबको डिफरेंट फ्लोर पे उतरना है, तो या तो तुम ऐसे कर सकते हो, पहले पर्सन के पास 8 चॉइस, दूसरे के पास 7 क्योंकि डिफरेंट पे उतरना है, फिर 6, फिर 5, फिर 4। या तुम ये बोल सकते हो 8 फ्लोर में 5 लोगों को उतारना है, या ऐसे बोल दो कि 8 चेयर हैं और 5 लोगों को बैठाना है। क्यों भाई, 8 चेयर में 5 लोगों को बैठाने की 8p5 है। दोनों चीजें सेम ही आएंगी। क्या कर देंगे हम लोग, डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। और अगर सिंसियरली एक्सपेरिमेंट के बारे में तुम लोग सोच रहे हो, तो फिर ये एग्जाम्पल तुम्हें हमेशा याद रहने वाला है। क्लियर है। जब जैसे ही यार एग्जाम में आएगा, तुम्हें वही एग्जाम्पल याद आएगा। जो बिल्डिंग तुमने देखी अभी, वही बिल्डिंग याद आ जाएगी तुरंत तुम्हें कि यार वो बिल्डिंग थी, ये एक्सपेरिमेंट था, ऐसे करा था हमने। क्योंकि जो विजुअल मेमोरी होती है वो कहीं ज्यादा स्टेबल होती। हाँ भाई, क्लियर है क्वेश्चन एवरीवन। सर सबको एक पे उतार। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पढ़ो, और फिर से इमेजिन करना है एक बॉक्स है, कंटेन 2 ब्लैक बॉल। इमेजिन कर रहे हो 4 व्हाइट बॉल एंड 3 रेड बॉल। अच्छी बात है। 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम। इमेजिन करो, एक्सपेरिमेंट में जाओ, ये स्टेबल होगा, क्वेश्चन भूल जाओगे, एक्सपेरिमेंट नहीं भूलोगे। एक बॉल निकाल ली, बताओ क्या क्या आ सकती है, कौन सी बॉल आ सकती है। और बैग में होने का मतलब हमें दिख नहीं रहा है, अंदर अंधेरे में हाथ डाला, एक बॉल निकाली, हो सकता है व्हाइट आ जाए, हो सकता है ब्लू आ जाए, हो सकता है रेड आ जाए। इमेजिन करा इस बारे में, सोचा। फ्रॉम द बॉक्स एंड केप्ट असाइड। ठीक है, सोचा ना, कर रहे हो कंटिन्यूअसली। फिर क्या हो रहा है, फ्रॉम द रिमेनिंग बॉल्स अनदर बॉल इज ड्रॉन एट रेंडम एंड केप्ट बिसाइड। मान लो यार पहली जो हमारी आ गई, हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, व्हाइट आ गई, फिर दूसरी जरा बताओ, ब्लैक आ गई, तीसरी अगेन ब्लैक आ गई, चौथी रेड आ गई, पांचवी व्हाइट आ गई, एंड सो ऑन। ऐसे सोच रहे हो ना, 2-3 तरह से करके देख सकते हो। बोलो भाई, कराए एक्सपेरिमेंट मन में। फ्रॉम द रिमेनिंग बॉल्स in the box another ball is drawn at random and kept beside the first. The process is repeated till all the balls are drawn from the box. कर लिया, एक एक करके निकालते ही जाएंगे जब तक सारी बॉल खाली नहीं हो गई। कर लिया ना एक्सपेरिमेंट। ओके, अब देखो, फाइंड प्रोबेबिलिटी that the balls drawn are in the sequence of 2 black, 4 white and 3 red. पहले 2 ब्लैक आए, इमेजिन कर लिया ना, सोच लिया एक्सपेरिमेंट, मैथ्स मत सोचो, एक्सपेरिमेंट सोच लिया। पहले 2, हो सकता है यार ऐसा, मतलब ये तो मतलब बड़ा, समझ रहे हो, ये बड़ा रेयर केस है। सोचा इस बारे में, मैथमेटिक्स मत सोचो, एक्सपेरिमेंट सोचो कि बाई चांस तुमने अंधेरे में हाथ डाला, फिर इसी सीक्वेंस में बॉल आ जाए, तो बड़ा लकी होने वाला केस है ये। 2 ब्लैक ही आए, फिर उसके बाद मतलब पहली दूसरी 2 ब्लैक आ जाए, फिर तीसरी चौथी पांचवी छठी व्हाइट आ जाए, फिर लास्ट वाली रेड आ जाए। इट मींस यू आर वेरी लकी। क्यों भाई, वरना तो रैंडम ही होगा, कुछ भी आ सकता है। सोच लिया, अगर सोच लिया तो ये एग्जाम्पल हमेशा याद रहेगा। फिर तुम 2 साल बाद भी अगर करोगे, ये क्वेश्चन 2 साल बाद भी आएगा, तुम्हें मैथमेटिक्स भले ही ना याद रहे, लेकिन प्रोसेस याद रहेगा कि यार किस प्रोसेस से हमने काम किया था। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल इंक्लूड करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट मकसद था हमारा यहां पे। अब इसकी मैथमेटिक्स पे आ जाते हैं। मैथमेटिक्स में क्या हो रहा है, बैग से बॉल निकालना, ब्लैक से बॉल निकालना और रखना। और अगर इस बात पे फोकस करो बहुत आराम से, रिस्पॉन्सिबिलिटी मत लो सॉल्व करने की, तुम एक्सपेरिमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो,
तो ये बेसिकली जो हो रहा है, अल्टीमेटली जो काम हो रहा है यहां पे, तुमने अपने एक्सपेरिमेंट करे 3-4 तरह से, तो अल्टीमेटली जो हो रहा है कि वो टेबल में अरेंज हो रही बॉल अलग अलग तरीके से। तुमने पहली व्हाइट निकाली, तुमने दूसरी ब्लैक निकाल ली, फिर रेड निकाल ली, फिर 2 व्हाइट आ गई, फिर 4 रेड आ गई, वॉटेवर, एक तरह का अरेंजमेंट ही तो हो रहा है टेबल पे। तो मान लो ये काम 10 तरह से करो, तुम्हारे 10 तरह का अरेंजमेंट बन जाएंगे टेबल पे। बोलो भाई, सोचा? क्लियर है भाई? ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ रही है? हाँ भाई, क्या इतना प्रोसेस क्लियर है सबको? तो अल्टीमेटली यहां पे हो क्या रहा है, अरेंजमेंट। यस सर। अब इस क्वेश्चन को यहां इंक्लूड करने का मकसद ये है कि बच्चे यहां पे फंस जाते हैं बैग से बॉल निकालने में, फंसोगे ये क्वेश्चन में। और अगर पहले शीट दे चुके हैं हम, तो एक अगर करा होगा जिन लोगों ने, तो अच्छे से रियलाइज करा होगा, इसीलिए पहले एक बार करना बहुत जरूरी है। तो एटलीस्ट तुम उस बारे में सोच चुके हो, भले ही अनसक्सेसफुल रहे हो, लेकिन अगर सोचा है उस बारे में तो बेटर अंडरस्टैंडिंग होती। अब स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं हम? सैंपल स्पेस निकालना होता है और फेवरेबल केसेस निकालने होते हैं। पहले हम आते हैं सैंपल स्पेस पे। सैंपल स्पेस पे पहली बॉल निकाली, जरा बताओ पहली बॉल के लिए कितनी चॉइस? 9 चॉइस। 9 बॉल है ना, 9 में से कोई भी आ जाएगा। दूसरी बॉल 8, तीसरी बॉल, तो बेसिकली हो क्या रहा है, बहुत डीपली सोचो, हो क्या रहा है? हो ये रहा है बेसिकली बॉल्स ही तो अरेंज हो रही। 9 बॉल को 9 तरह से अरेंज करने का 9 फैक्टोरियल वेज तो आता है। तो अल्टीमेटली जो बॉल, अब ये फेवरेबल केस में तुम परेशान हो जाओगे, पहले 2 बॉल निकालो, फिर उसको अरेंज करो। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है, अल्टीमेटली जो तुम्हारा फेवरेबल केस है वो सैंपल स्पेस से रिलेटेड होना चाहिए। अगर दोनों की थीम डिफरेंट है तो ऑब्वियसली रेशियो गलत आना है। तो यार इस नंबर को देखो, ये जाना पहचाना नंबर है 9 फैक्टोरियल। हो क्या रहा है, इतनी सारी बॉल है, उसको तुम ऑल टाइप ऑफ कितने तरह से एक लाइन में अरेंज कर सकते हो, 9 फैक्टोरियल। अब उसको तुम्हें सैंपल फेवरेबल केस में भी क्या करना होगा, कैसे अरेंज करना होगा? पहले 2 व्हाइट 2 ब्लैक आए, उसको अरेंज कर दो 2 फैक्टोरियल। फिर 4 व्हाइट आए, उसको अरेंज कर दो 4 फैक्टोरियल। फिर 3 रेड आए, उसको अरेंज कर दो, डिवाइड कर दोगे, आंसर आ जाएगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फेवरेबल केस में जब तुम बॉल निकालने लग जाते हो वहां दिक्कत हो जाती है। और फेवरेबल केस फिर से हम बता रहे हैं, एक तो तरीका ये हो गया, अरेंजमेंट का तरीका लगा दिया। अब सोचना फेवरेबल केस, बोले फिर से, फेवरेबल केस क्या है? 2 ब्लैक बॉल आए, अगर बोल दिया 2 ब्लैक बॉल आए, अगर यार पहले और दूसरे ड्रॉ में क्या है बताओ? पहले और दूसरे ड्रॉ में क्या है फेवरेबल में? ब्लैक। अगर बोल दिया ब्लैक बॉल आए तो बैक से बॉल निकालो तो भी उसका एक ही तरीका, पहली भी ब्लैक आएगी, दूसरी भी ब्लैक आएगी। अब यहां पे एनसीआर वगैरह नहीं लगेगा, पहली भी ब्लैक आएगी, क्योंकि बोला गया है पहली और दूसरी ब्लैक ही है। तो अगर तुम ड्रॉ कर रहे हो, हाथ डाल के निकाल रहे हो, तो पहली ब्लैक ही आनी चाहिए, दूसरी भी ब्लैक ही आनी चाहिए। क्या ये बात समझ में आ रही है? पहली भी ब्लैक, दूसरी भी ब्लैक। फिर हमने यार 2C2 कर लो, या 2 यहां पे सीधा सीधा क्या कर लो, 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर लो। मतलब हम मान के चलेंगे, इस बात को मान के चलेंगे, पहली ब्लैक आई है, पहली क्या आई है? ब्लैक आई है। फिर दूसरी ब्लैक आ गई, तो उसको आपस में कैसे अरेंज कर दिया? 2 फैक्टोरियल से। फिर तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, वटेवर, वो क्या आई है? व्हाइट आई है, और 4 फैक्टोरियल से अरेंज कर दिया। फिर 3 रेड आई हैं, उसको अरेंज कर दिया। इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो यहां पे बेसिक मुद्दा क्या है, हमें सोचना पड़ेगा, डायरेक्टली नहीं कर पाएंगे हम लोग। पहली बार एग्जाम में क्वेश्चन आया तो शायद थोड़ा मुश्किल हो। तो यहां बेसिक फाउंडेशन क्या है इस क्वेश्चन की? अरेंजमेंट। अगर इस क्वेश्चन में ये होता कि यार तुम्हारे पास इतनी बॉल्स है, बैग में होने का मतलब ये है कि तुम्हें दिख नहीं रहा है, सिर्फ ये बोलता कि यार तुम्हारे पास इतनी बॉल है, बैग में नहीं है, और उसको ऐसे अरेंज करो, पहले 2 व्हाइट आए, 2 ब्लैक, 4 व्हाइट, 3 रेड, तो भी आंसर यही आता। ऑब्वियसली डिफरेंट है, प्रोबेबिलिटी में एवरीथिंग इज डिफरेंट। हाँ भाई, इस क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से, क्या लिखा हुआ है? ए स्पीक्स ट्रुथ इन 75% ऑफ केसेस। ए सच बोल रहा है
75% मतलब इससे प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो तुम लोग 3/4। तो ये बताओ ए झूठ बोलेगा कितने केस में? 1/4। बी सच बोल रहा है 80%। और बी झूठ बोल रहा है 1/5। In what percentage of cases they are likely to contradict each other in stating in the same fact? इस एक्सपेरिमेंट को सुनना, सीधे मैथमेटिक्स बताने से कोई फायदा नहीं। ए और बी दो लोग हैं, सच भी बोल सकते हैं, झूठ भी बोल सकते हैं। ठीक है, मान लो हमने पूछा यार, इनसे पूछा ये क्या है, और इन्होंने बोला एप्पल है, बिल्कुल बोल सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं। या बोल दिया ये क्या है, ये पेन है, झूठ बोल सकते हैं। सच भी बोल सकते हैं ये वाटर बॉटल है, सच भी बोल सकते हैं, झूठ भी बोल सकते हैं। इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मतलब ये तुम कुछ भी बता सकते हो, हमने पूछा ये क्या है, तुम बोल दोगे ये एरोप्लेन है, झूठ बोल दिया ना। ठीक है, लेकिन इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि सच भी, और सोचना है इस बारे में, सोचना बहुत जरूरी है। सोचना, सच हमेशा तुम एक तरह से बोलोगे, झूठ के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तुमने बोला एप्पल है, ये बोला पेन है, ये एरोप्लेन है, ये रेलगाड़ी है, कुछ भी है। क्यों भाई? झूठ बोलने के बहुत सारे तरीके, सच बोलने का एक तरीका। सच बोलने के लिए तुम्हें बताना पड़ेगा वाटर बॉटल है। क्लियर है बात? सोचा है इस बारे में? तो कोई भी, और ये कोई एग्जाम नहीं हो रहा है कि वो जानता होगा, सोचना इस बारे में जरूरी है। सोचना, एग्जाम नहीं हो रहा है कि नंबर मिलने। तुम अब इंटेंशनली झूठ भी बोल रहे हो, ए इंटेंशनली झूठ भी बोल रहा है, ए इंटेंशनली सच भी बोल रहा है, उसकी मर्जी है। 75% वो सच बोलता है और 25% वो झूठ बोलता है। क्लियर है बात? जैसे तुम लोग कितने परसेंट सच बोलते हो? 50%। तो वहां भी कोई नंबर नहीं मिलते ना। इंटेंशनली हम सच बोल देते हैं, इंटेंशनली हम झूठ बोल देते हैं। तो इस बात को समझ गए ना। कॉन्ट्रडिक्शन कब होगा? अच्छा, सच बोलने में दो लोग कोइंसाइड कर सकते हैं, झूठ बोलने में हो सकता है दो लोग कोइंसाइड ना करें। किसी ने बोला यार ये एरोप्लेन है, उसने बोला रेलगाड़ी है। क्यों भाई? सच बोलना है तो कोइंसाइड करेंगे ना यार, दोनों बोलेंगे कि यार नहीं ये वाटर बॉटल है। क्या एग्री हो उस बात पे? तो ये, अच्छा, एक का सच बोलना, दूसरे का झूठ बोलना या सच बोलना इंडिपेंडेंट होगा। सोचना इस बारे में, बस ये नहीं कि मैथमेटिकली बोल दिया हाँ होगा। यार हम सच भी बोल सकते हैं, तुम झूठ भी बोल सकते हो। इंडिपेंडेंट है कि नहीं है बताओ? मान रहे हो इस बात को? तो ए सच बोल रहा है, इंटरसेक्शन बी झूठ बोले तो कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा। या ए झूठ बोले एंड बी सच बोले, ए सच बोले और बी झूठ बोले, ए झूठ बोले बी सच बोले, और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, 100 कर लो। 35% केसेस होंगे व्हेन दे आर कॉन्ट्रडिक्टिंग टू ईच अदर, कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे दोनों एक दूसरे को। और यहां पे एक एजम्पशन हमें लेना पड़ेगा, जैसे प्रैक्टिकल चीज तो हमने बता दी कि यार झूठ कई तरह से बोला सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली हमें लेना पड़ेगा कि झूठ भी एक ही तरह से बोला सकता है, जो आगे चल के भी काम आएगा क्वेश्चंस में तुम लोगों को। क्लियर है? मतलब इसको तुम ऐसे समझो कि यार हमने पूछा कि ये क्या है, हमने ये पूछा कि यार ये बताओ ये वाटर बॉटल है या नहीं है बोल के तुमने सच बोल दिया, नहीं बोल के तुमने झूठ बोल दिया। तो ये पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सच बोलने का भी एक तरीका, झूठ बोलने का भी एक तरीका, क्योंकि झूठ बोलने के कई तरीके अगर हैं तो वो तो इनफाइनाइट तरीके हो जाएंगे ना। तुम यार लाखों चीजें बता सकते हो ये क्या है। क्लियर है? नेक्स्ट, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ध्यान समझना इस क्वेश्चन को कर कैसे रहे हो
और इस कैटेगरी क्वेश्चन को करते कैसे, दो नंबर चूज करे हमने, मान लो n है 300, n को रख दो 100, कितने नंबर है बस 1 2 3 से लेके 300 तक नंबर है, कोई दो नंबर बताओ, कुछ भी रैंडम बताओ, दो नंबर। यार ऐसा ना करो, हम फिर कैलकुलेट भी ना कर पाए हम। कुछ छोटे मोटे नंबर ले लेते हैं, 7 और 5 ले लिया, ठीक है, दो नंबर 7 और 5 ले लिया। 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर करो जरा, 7 5 12 और 2 24, ए प्लस बी ए माइनस बी 24। तो 24 बाय द वे देखो 3 से डिविजिबल आ गया, 24 इज डिविजिबल बाय 3 ना। ए क्यूब प्लस बी क्यूब करो, 7 का क्यूब क्या होता है 343, 343 8 6 4 18। देखो फॉर्चुनेटली ये भी 3 से डिविजिबल आ गया। सम ऑफ ऑल डिजिट अगर 3 से डिविजिबल है तो नंबर 3 से डिविजिबल है। तो इमेजिन कर रहे हो ऐसे दो नंबर तुम कई सारे ले सकते हो, बाई चांस ये 3 से डिविजिबल आ रहा है, हो सकता है 3 से डिविजिबल ना आता, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। एग्री? क्वेश्चन समझ में आ गया, एक्सपेरिमेंट समझ गए। अब देखो इस तरह क्वेश्चन परम्यूटेशन और प्रोबेबिलिटी में कैसे करते हैं, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, बोलना स्टार्ट करें। अच्छा कोई भी एक नंबर बताओ, कोई भी एक नंबर बताओ, छोटा बताना। 10 या तो 3 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, नहीं है बाय द वे। अच्छा 10 को 3 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या आ रहा है 1। कोई और नंबर बताओ 11 को 3 से डिवाइड करो 2, 12 को 3 से डिवाइड करो 0, 13 को 3 से डिवाइड करो 1, 14 को 3 से डिवाइड करो 2, 15 को 3 से डिवाइड करो रिमाइंडर 0। तो ये साइकिल बन रहा है ना, नेचुरल नंबर में साइकिल बन रहा है क्या, किसी भी नंबर को 3 से डिवाइड करोगे तो या तो रिमाइंडर 0 देगा या 1 देगा या 2 देगा। तो जितने भी नेचुरल नंबर हैं, अगर हम डिविजिबिलिटी बाय 3 की बात कर रहे हैं, ज्यादातर इसी पे क्वेश्चन बनता है, ये इसका तरीका है, मैथमेटिकल तरीका है। सारे नेचुरल नंबर को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। अच्छा मान लो बाय द वे 4 पे बनता नहीं है, लेकिन बाई चांस बन गया तो हमें पता होना चाहिए, अगर 4 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर या तो 0 आएगा या 1 आएगा या 2 आएगा 3 आएगा। तो 4k प्लस 1, 4k प्लस 2, 4k प्लस 3, 4 कैटेगरी हो जाएंगी। तो नंबर्स अगर 3 से डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो नंबर्स की कैटेगरी कितनी हुई 3। 3k कौन सा नंबर है, डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या है 0, 3k प्लस 1 रिमाइंडर 1 आए, 3k प्लस 2 रिमाइंडर 2 आए। 3k, बहुत ध्यान सुनना। अच्छा 1 को 3 से डिवाइड करो, कुछ लोग बोलेंगे होगा ही नहीं, तो नहीं होगा तो रिमाइंडर 1 ही आएगा। 1 को 3 से डिवाइड करो, रिमाइंडर बताओ तो दैट इज 1, याद रहेगा ना। 2 को 3 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 2, तो 1 और बताओ इस कैटेगरी में 4, सही है ना यार। 4 को 3 से डिवाइड करो, अच्छा सॉरी ये तो हमें 3k टाइप का नंबर बताना है। 3k टाइप का नंबर 0 होता है वैसे, लेकिन 0 है नहीं, लास्ट नंबर 3n। और अगर ये पूरी टेबल देखो तो n नंबर्स हैं ये। 3k प्लस 1 टाइप का नंबर बताओ 1, 4, 3 ऐड कर दो 7, 3 ऐड कर दो 10। और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ध्यान सुनना, हाँ भाई बहुत ध्यान सुनना, इसके पहले वाला नंबर ये और इसके पहले वाला नंबर ये, सुनो, इसको अगर 3 से डिवाइड करोगे, इसको अगर 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा -1। रिमाइंडर क्या आएगा -1। जब भी रिमाइंडर -1 आए या नेगेटिव में आए, उसको डिवाइजर में ऐड कर दो, डिवाइजर लाइक 3 में ऐड करो, रिमाइंडर क्या हो गया 2। तो एक्चुअल में इस टाइप के नंबर को अगर 3 से डिवाइड करा जाए तो रिमाइंडर 2 आएगा। एग्जांपल के तौर पे समझाते हैं, मान लो n 10 है तो ये 30 होगा। 30 से जस्ट पहले वाला नंबर बताओ क्या आ रहा है 29। 29 को जरा 3 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 2 आ रहा है ना। क्या ये बात समझ रहे हो? इसको अगर ऐसे देख रहे हो तो 3 से डिवाइड करने पे बच क्या रहा है -1, लेकिन माइनस में जब भी रिमाइंडर आया उसको डिवाइजर में ऐड कर दिया जाता है। तो 3 - 1 इज 2। अच्छा 29 के पहले 28 को जरा 3 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 1 आ रहा है।
इसको अगर देखो तो यार इसको 3 से डिवाइड करने में बच क्या रहा है, -2, लेकिन -2 रिमाइंडर नहीं होता है, इसमें 3 ऐड कर दो क्या आ जाएगा, +1। तो एक्चुअल में जो लास्ट नंबर है इसका वो ये है, और 2 से डिवाइड होने वाले 2 एज अ रिमाइंडर देने वाले, एंड लास्ट नंबर ऑफ दिस सीरीज इज ये, बताओ। और ये जो नंबर है वो n नंबर्स हैं, ये भी n नंबर है, ये भी n नंबर है, ये भी n नंबर है। याद रखना, एक एक करके ये जो टाइप है दिमाग में बैठालना है, यही बेस है प्रोबेबिलिटी का। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो नंबर को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। अब क्या है, अब है पहला पार्ट, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिविजिबल बाई 3। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को तुम ऐसे लिखो, दो नंबर निकाल रहे हैं तो पहले तो सैंपल स्पेस लिख लो, 3n में से दो नंबर निकालो, 3nC2। अब आते हैं मेन अपने फेवरेबल केस में, और पूरी तरह से इन्वॉल्व होके देखो और ऐसे देखो कि यार ये क्वेश्चन पूछा जाएगा इस साल और हम 100% करके आएंगे। बड़ा सिंपल तरीका है यार, कोई भी एग्जांपल उठा लो, मान लो तुमने 3 6 उठा लिया, क्या निकाल लिया, 3 6, बताओ 3 + 6 3 डिविजिबल आ रहा है 3 से, बोलो भाई। तो क्या अगर हम दोनों नंबर इस कैटेगरी के निकाल लें तो काम बन जाएगा? कोई भी दो नंबर ले लो यार तुम, और कॉमन सेंस जरूर लगाओ। देखा, दिमाग तुम्हें ही लगाना पड़ेगा यार, लाख कोई कैसा पढ़ा दे, कुछ भी कर दे, अपना दिमाग नहीं लगा रहे तो कुछ नहीं होना है। कोई भी दो नंबर उठा लो यार, अगर 3 से डिविजिबल है तो सम भी उसका 3 से डिविजिबल आएगा, डिफरेंस भी उसका 3 से डिविजिबल आएगा, बोलो। तो इसका मतलब अगर हम दोनों नंबर 3 के टाइप के उठा लें, वो नंबर हैं कितने, n, तो हमारा काम बन जाएगा, बताओ बन जाएगा। एक नंबर इससे ले लो और एक नंबर इससे ले लो, यहीं से दिख रहा है यार, इसको ऐड करो, 6k + 1 3 से डिविजिबल नहीं आ रहा है, सबट्रैक्ट करो 1, वो भी 3 नहीं है। तुम लेके देखो जरा, एक नंबर ले लो 6 और एक 4 रखो जरा, 6 + 4 10, 6 - 4 2 20, 20 3 से डिविजिबल नहीं आ रहा है। तो एक नंबर इससे और एक नंबर इससे नहीं ले सकते, लेकिन दोनों नंबर इससे ले सकते हो, जरा ऐड करो, सबट्रैक्ट करो, 15 आ रहा है, बोलो भाई। a + b a - b यहां रख सकते हो ना, और थोड़ा सा दिमाग लगाओ, दिमाग खोलना पड़ेगा यार। दो नंबर ले रहे हो तो दो इस कैटेगरी के नंबर होंगे, दोनों के थोड़ी ना है। दोनों को सबट्रैक्ट करने पे ये 3 से डिविजिबल आ रहा है, बताओ 1 गायब हो रहा है ना। तो क्या दोनों नंबर यहां से ले सकते हैं? क्या दोनों नंबर यहां से ले सकते हैं? जरा देखो, 8 2 5 7 7 × 3 21 आ रहा है ना, सबट्रैक्ट करने पे तो आ रहा है ना। तो दोनों नंबर यहां से ले सकते हैं, और दिमाग चलाते रहो तो एक बात क्लियरली दिख रही है, एक नंबर इससे लो और एक नंबर इससे ले लो, जरा ऐड कर दो, 3 से डिविजिबल आ जाएगा। 1 2 4 5 7 8 सब 3 से डिविजिबल आ रहा है ऐड करने पे, एक नंबर इससे एक नंबर इससे। हाँ भाई, एग्री हो? जवाब दो। क्या इतनी बात सबको क्लियर है एवरीवन? यस सर। नेक्स्ट Yes, पार्ट sir. देखो, a³ + b³ डिविजिबल बाई 3। आई थिंक a³ + b³ ये आता है। सैंपल स्पेस तो वही रहेगा, 3n में से दो टिकट ही लेनी है, दो नंबर ही लेने हैं। अब मेरे ख्याल से तुम लोगों की आंखें खुली होंगी, अब सोचो
सोचो अगर दोनों नंबर इससे ले लें काम बन जाएगा 6 3 बन जाएगा बिल्कुल। 6 + 3 9, पूरा नंबर 9 से डिविजिबल है तो ऑब्वियसली 3 से डिविजिबल होगा। तो दोनों नंबर हम लेते जाते हैं साथ में। फेवरेबल केस, दोनों नंबर इस कैटेगरी से ले लें NC2। अब देखना यार, लो जरा 1 4 ले लो, क्योंकि ये भी टर्म है तो सोचना पड़ेगा हमें। 1 4 जरा लो और A³ + B³ करो, 64 + 1 65। नहीं आएगा, क्यों भाई? कर सकते हो ना? 1 4 लेके देख लो, 2 5 लेके देखो, 125 + 4 129। 129 क्या 3 से डिविजिबल है? 129 क्या 3 से डिविजिबल है? 1 प्लस है 12 आ रहा है ना सम। तो इसका मतलब क्या दोनों नंबर इससे ले सकते हो? ले ले, A³ + B³ करके देख लो, कोई भी दो नंबर ले लो, अगर इससे आ रहा है तो उससे भी आएगा। क्यों भाई? आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, अब तुम लोग कॉम्बिनेशन बनाओ जरा, और किससे किससे आ सकता है? एक ये ले लें, एक ये ले लें, 3 1 लो जरा, 3 1। 27 + 1 28 नहीं आएगा, 3 1 1 2 1 2 सर। आ जाएगा, 1 2 3 आ रहा है। एक इससे ले लो, एक इससे ले लो, क्यों भाई? और सोचो, और सोचो, एक इससे ले लें, एक इससे ले लें, नहीं आएगा वैसे। 9 + 4 13, 3 से डिविजिबल नहीं आएगा। करना पड़ेगा यार, दिमाग लगाना पड़ेगा अपना, हर एक कॉम्बिनेशन बना के देखो, बनाओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन, अच्छा ठीक है, पढ़ो। इसको हम करते हैं अभी फिलहाल, क्योंकि अगर 3 स्टेशन है तो फिर मल्टीनोमियल लग जाती है, इसको 2 से करते हैं, क्योंकि 3 स्टेशन में वो बहुत लेंदी हो जाए क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव नहीं रह जाएगा। देयर आर n स्टेशन बिटवीन 2 सिटीज, बिटवीन 2 सिटीज है, इस बात का ध्यान रखना। सपोज कर लो दिल्ली से मुंबई कितने स्टेशन है? n स्टेशन है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, there are n station between 2 cities, a train is to stop at 2 of these n station। 2 स्टेशन बीच में स्टॉपेज लेने हैं उसको, और वो कंसेक्यूटिव ना हो। इस बात को बहुत अच्छे समझना, सुनना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बड़ी बेसिक बात है। मतलब ये है क्वेश्चन का मतलब कि तुम दिल्ली से मुंबई जा रहे हो, दिल्ली में तुम्हारा बैठना ट्रेन पे सर्टेन इवेंट है, बैठोगे ही बैठोगे, और मुंबई पे उतरोगे ही उतरोगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अभी नहीं सोच रहे हो, एग्जाम वाले दिन सोचोगे, अगर सेलेक्ट होने की आग है तुम्हारे अंदर तो। क्या ये बात समझ गए? मतलब तुम जा रहे हो श्योरली, दिल्ली से मुंबई जा रहे हो तो दिल्ली में तुम चढ़ोगे ही चढ़ोगे ट्रेन में, मुंबई पे तुम उतरोगे ही उतरोगे ट्रेन में, तो तुम्हें वो स्टेशन नहीं काउंट करने। तुम्हें इन इसके बीच के n स्टेशन हैं वो कंसेक्यूटिव ना हो, वो क्या ना हो? कंसेक्यूटिव ना हो। तो सैंपल स्पेस में वो कोई भी हो सकते हैं, इनमें से कोई भी 2 स्टेशन सेलेक्ट कर लो, वहां ट्रेन रुक जाएगी। कंसेक्यूटिव ना हो, उसका तरीका ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि तुम करो क्या, तुम कंसेक्यूटिव बना लो, पहला दूसरा स्टेशन, दूसरा तीसरा स्टेशन, मतलब ये कंसेक्यूटिव पे उतर रही है ट्रेन, मतलब रुक रही है। क्यों? ये वो वाले केसेस जब ट्रेन कंसेक्यूटिव स्टेशन पे ही रुक रही है, पहले दूसरे पे रुक जाए, या दूसरे तीसरे पे रुक जाए, या तीसरे चौथे पे रुक जाए, या चौथे पांचवें पे रुक जाए, व्हाटएवर। तो ऐसे केस में हम करते ये हैं 1 - प्रोबेबिलिटी, जो 2 स्टेशन है, 2 स्टेशन आर कंसेक्यूटिव। दोनों स्टेशन कंसेक्यूटिव है, सैंपल स्पेस NC2। ये कितने ब्रैकेट है? n - 1 ब्रैकेट्स है,
दिस इज द आंसर। चेक कर लो जरा। अगर यहां 3 स्टेशन हो जाएगा तो फिर मल्टीनोमियल लगेगा, काफी लेंदी होता है वो क्वेश्चन, देखा जाएगा आगे, अगर मौका मिलेगा तो वो भी करेंगे हम लोग। और यहां पे एक चीज डिस्कस करी थी हमने, अगर याद हो तुम लोगों को, कि जिन स्टेशन पे गाड़ी रुक रही है वो हमारे लिए डिस्टिंक्ट है, और जितने स्टेशन छूट रहे हैं ऑल आर आइडेंटिकल, क्योंकि उनके बारे में हमें कुछ पता नहीं। तो इस वजह से अगर 3 हुआ तो यहां मल्टीनोमियल लगता है। नाउ दिस नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ध्यान सोचना। n coins distributed among n beggars। अगर ये परमिटेशन का क्वेश्चन होता तो बेगर्स में जो भी बांटा जाता है एवरीथिंग इज आइडेंटिकल। सोच रहे हो इस बारे में? तुम किसी मंदिर में गए हो बेगर्स में बांटने, तो तुम्हारे लिए वो सारा सामान आइडेंटिकल है, तुम्हें बांट के तो खत्म ही करना है ना। हाँ, किसी को गिफ्ट देना है, रिलेटिव को या फ्रेंड को कई सारे गिफ्ट हैं, तो डिस्टिंक्ट है वो कि किसको क्या देना है, ये बात हम सोच के चलते हैं। क्यों भाई, कोई फंक्शन पार्टी है तो हम ये पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं, यार इस रिलेटिव को ये देना है, उसको ये देना है। लेकिन अगर बेगर्स में बांटना है तो सोचा इस बारे में? तुम ये सोच के नहीं जाते हो यार इस वाले बेगर को ये देंगे, उस वाले बेगर को ये देंगे, सोच लिया ना इस बारे में। इफ n coins आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग n beggars, n coins है मेरे पास और n beggars में बांटना है, फाइंड चांस दैट अ पर्टिकुलर बेगर गेट r coin। पहले तो हम सैंपल स्पेस लिखते हैं। सैंपल स्पेस में n coins हमें कितने लोग बांटने हैं? n बेगर में। तो हमारा काम क्या है? कॉइन्स को बांटना। पहला कॉइन उठाओ, उसके पास कितनी चॉइस? कैपिटल N, किसी को भी दे सकते हैं। दूसरा कॉइन उठाए, उसके पास कितनी चॉइस? कैपिटल N। तीसरे के पास कैपिटल N, चौथे के पास कैपिटल N। ये हमारा हो गया सैंपल स्पेस। फेवरेबल केसेस, अब पर्टिकुलर बेगर, एक को जानते हो तुम, उसको R कॉइन देंगे। तो मेन काम पहले करा जाता है। एक पर्टिकुलर है तो सेलेक्ट नहीं करना है, एक पर्टिकुलर को हमने R कॉइन देने हैं, तो सारे कॉइन डिफरेंट हैं, तो n में से R कॉइन सेलेक्ट करोगे। R कॉइन आ गया तुम्हारे पास, अब उस पर्टिकुलर को दे दो, दे दिए। अब बताओ जरा कितने कॉइन्स बचे, बोलो। और बेगर कितने बचे? उस पर्टिकुलर को दे चुके हो, R से ज्यादा नहीं दे सकते। अब n-r कॉइन्स को n-1 बेगर में बांटना है, तो अभी भी हमारा काम है कॉइन बांटना, और सारे कॉइन हम बांट के आएंगे, अपनी जेब में रख के नहीं ले आएंगे।